Hello everyone, how are you all? I hope you're doing good. So welcome to Chinomis and let's study economics over a cup of chai. Now, आज का टॉपिक हमारा है जीडीपी एंड वेलफेयर. नाउ व्हाट इज जीडीपी एंड वेलफेयर? जीडीपी का मतलब आप लोगों को पता है, पढ़ चुके हो. वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर का मतलब क्या होता है बच्चे? वेलफेयर का मतलब इज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग. द स्टेट ऑफ वेल बीइंग मतलब व्हेन अ पर्सन इज सोशली, मेंटली, फिजिकली वेल, राइट. जब एक पर्सन का सोशल एनवायरमेंट, मेंटल एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट सब कुछ वेल ऑफ होता है, इट इज वेल, वेरी गुड, देन दैट स्टेट इज नोन एज द स्टेट ऑफ वेलफेयर, राइट. सो हाउ इज जीडीपी रिलेटेड टू वेलफेयर? वी स्टडी इन दिस टॉपिक. कैसे जीडीपी रिलेटेड है वेलफेयर से? तो वेलफेयर को पढ़ने से पहले विल टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ जीडीपी. वन, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. हम पढ़ेंगे रियल और नॉमिनल जीडीपी के बारे में. ना क्या होता है रियल और नॉमिनल जीडीपी, ये जानते हैं. सी एग्जांपल लेते हैं छोटा सा. दिस इज 2009 एंड दिस इज 2019. यहां पर प्रोडक्शन हुई 1000 यूनिट्स की. डन. जिनका प्राइस था रुपीज लेट्स से 80. ठीक है जी. और इसी जो हम गुड बना रहे हैं, इसी गुड का जो प्राइस है वो 2009 में था, लेट्स सपोज 35 और 40 ले लेते हैं. चलो, इसका प्राइस 2009 में कितना था? 40 रुपीज. तो 2019 में कितना हो गया? 80 रुपीज. डेफिनेटली प्राइस में राइज आता ही आता है, चेंजेस आते हैं प्राइस के अंदर. तो प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 80. यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किया 2019 में हमने? 1000 यूनिट्स. नाउ अगर मैं बात करूं जीडीपी की 2019 में, हम एज्यूम कर रहे हैं फिलहाल के लिए कि हम इकोनॉमी के अंदर एक ही गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. तो अगर मैं बात करूं जीडीपी की, तो जीडीपी की वैल्यू, जीडीपी का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू. तो टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी हुई है? द प्रोडक्शन इनटू द प्राइस. सो अगर बात करूं 2019 के लिए, तो 2019 में कितनी वैल्यू आएगी? दैट इज 80,000 रुपीज, राइट. यही अगर मैं इस प्रोडक्शन वैल्यू की जो एक्चुअल कीमत है 2009 के अकॉर्डिंगली निकालू, तो मतलब इस प्रोडक्शन वैल्यू की जो इस साल प्रोडक्शन हुई है, अगर प्राइजेस 2009 के होते तो वैल्यू कितनी आती? तो जीडीपी की वैल्यू क्या होती? दैट इज 1000 यूनिट्स तो प्रोड्यूस हुए इस साल. बट हम प्राइस कौन सा लेके देख रहे हैं अब? 2009 का. कितनी आई वैल्यू? 40,000. तो जीडीपी में चेंजेस है, जीडीपी के अंदर वैल्यू में डिफरेंस है. ये डिफरेंस, ये एक्चुअल में डिफरेंस है रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच में. मतलब अगर हम लोग करंट ईयर प्रोडक्शन की वैल्यू करंट ईयर प्राइस पे निकाल रहे हैं, करंट ईयर प्रोडक्शन की वैल्यू हम करंट ईयर के प्राइस पे निकाल रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका नॉमिनल जीडीपी. और अगर हम लोग करंट ईयर प्राइस की प्रोडक्शन की वैल्यू बेस ईयर के प्राइस पे निकाल रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका रियल जीडीपी. तो बाय डेफिनेशन नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू the value of the current year's production at the current year's price, and real GDP is the value of the current year's production at a base year's price. मतलब अब इन दोनों में फर्क क्या है बच्चे? इन दोनों में फर्क है इन्फ्लेशन का. मतलब जब इन्फ्लेशन लगी होगी तभी तो ये प्राइस 40 से 80 हुआ होगा. 10 साल के अंदर इन्फ्लेशन आई, प्राइसेस राइज करे, तभी तो ये प्राइस 40 से 80 पर आया है, राइट. सो बेसिकली इनमें फर्क, इनमें किस चीज का इफेक्ट आया? इन्फ्लेशन का. मतलब दिस इज इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन, दिस इज एक्सक्लूडिंग द इन्फ्लेशन. मतलब आज की प्रोडक्शन की वैल्यू आज के प्राइस पे इज द नॉमिनल जीडीपी, एंड आज की प्रोडक्शन की वैल्यू एक पुराने प्राइस पे. मतलब अगर मैं आज की प्रोडक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं एट अ प्राइस जिसमें से हम इन्फ्लेशन हटा दें, तो उसका एक्चुअल प्राइस क्या था? वो क्या कहलाएगा? रियल जीडीपी, राइट. सो नॉमिनल जीडीपी इज
आज की प्रोडक्शन की वैल्यू आज ही के प्राइस पे, और रियल जीडीपी इज आज की प्रोडक्शन की वैल्यू एट अ बेस ईयर्स प्राइस, मतलब एक पुराने प्राइस पे। पुराना प्राइस कौन सा? जिसमें इन्फ्लेशन नहीं लगी हुई थी। हम उस प्राइस पे निकालते हैं जिसमें इन्फ्लेशन नहीं लगी हुई है, राइट। सो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? सिर्फ इन्फ्लेशन का। आज की प्रोडक्शन की वैल्यू आज ही के प्राइस पे, आज की प्रोडक्शन की वैल्यू मतलब इस साल की प्रोडक्शन की वैल्यू बेस ईयर के प्राइस पे, ठीक है जी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। अब इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। मतलब प्राइस मार्केट में प्रेवलेंट है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, दैट इज द जीडीपी एट करंट प्राइस। एंड रियल जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो ये दो तरीके के आपके जीडीपी है। क्लियर? सो इनका दूसरा नाम है जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस मतलब बेस ईयर के प्राइस। आई रिमेम्बर आप लोगों ने 11th, आई होप आपने 11th क्लास के अंदर इंडेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम एक बेस ईयर लेते थे, उसके अंदर एक करंट ईयर लेते थे, राइट। मतलब करंट ईयर क्वांटिटी की वैल्यू, जो करंट ईयर की क्वांटिटी है उसकी वैल्यू अगर हम बेस ईयर के प्राइस पे निकाल रहे हैं वो, और करंट ईयर की क्वांटिटी की वैल्यू अगर हम करंट ईयर के प्राइस पे निकाल रहे हैं वो, दैट इज बेसिकली आपको याद होगा उसमें हम P0 Q1 ऐसे चीजें लेते थे, राइट। तो यू कैन से कि दिस इज Q1 करंट ईयर क्वांटिटी इंटू P1 एंड दिस इज Q1 इंटू P0 पुराना प्राइस, राइट। तो इन दोनों प्राइस में डिफरेंस क्या था? इन दोनों प्राइस में डिफरेंट है सिर्फ इन्फ्लेशन का। सो दिस इज इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग, दिस इज एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर? सो नॉमिनल और रियल जीडीपी के अंदर डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस होता है इन्फ्लेशन का, बेसिकली कि एक जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, दूसरे में नहीं है। एक को जीडीपी एट करंट प्राइसेस बोलते हैं और दूसरे को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं इसको यहाँ पे हम लोग कभी कभी। फॉर्मूला, इफ रिमेंबर प्राइस इंडेक्स हमने इंडेक्स नंबर में पढ़ा था, और उसमें भी हम क्या पढ़ते थे? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, ये पढ़ते थे ना। ऊपर करंट ईयर का हमेशा ऊपर करंट ईयर का प्राइस आता, नीचे बेस ईयर का प्राइस आता था। तो यहाँ पे भी जीडीपी एट करंट प्राइसेस ऊपर आएगा अपॉन में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस नीचे। इंटू 100। सो बेसिकली अगर मैं इसको रीड्राफ्ट करूं फॉर्मूला को, तो दिस इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100, because current price is nominal, constant price is real. So nominal GDP upon real GDP into 100. So this is your GDP deflator. GDP इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक्चुअल में कितना परसेंटेज चेंज आया है प्राइजेस के अंदर। लाइक अगर मैं अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसको अगर मैं निकालू तो नॉमिनल जीडीपी आपका 80,000, रियल जीडीपी वॉज 40,000 इंटू 100, कितना आएगा? 200%, राइट। मतलब वैल्यूज 200% पे पहुंच गई है। मतलब वैल्यू जो थी ओरिजिनल वैल्यू वो 200% पे पहुंच गई है। 200% का चेंज नहीं, 200% पे पहुंच गई है। मतलब 100% से 200% हो गई है। लाइक 100% वाज 40,000, 200% कितना हो जाएगा इसका? 80,000। सो वैल्यूज राइज हो गई हैं, दैट इज द बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर, कि कितना चेंज आया है जीडीपी के अंदर, या फिर हम प्राइस इंडेक्स पे बोलते हैं इसको, राइट। सो अब अगला टॉपिक इज पर कैपिटा रियल जीडीपी। पर कैपिटा रियल जीडीपी, हम लोग जब वेलफेयर की बात करते हैं तो हम लोग वेलफेयर के अंदर पर कैपिटा रियल जीडीपी को कंसिडर करते हैं। पर कैपिटा रियल जीडीपी का मतलब क्या है? पर कैपिटा इनकम आप लोगों ने सबने सुना होगा, पर कैपिटा इनकम क्या होती है?
दैट इज द टोटल इनकम ऑफ द नेशन डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. तो पर कैपिटा रियल जीडीपी भी वही है ऑलमोस्ट. इट इज द टोटल रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो मतलब पर पर्सन कितना जीडीपी आता है, पर पर्सन कितनी इनकम आ रही है. एक्चुअली में जीडीपी इज इनकम ओनली, राइट. तो पर पर्सन कितनी जीडीपी आ रही है, पर पर्सन कितना जीडीपी का शेयर आता है, दैट इज द पर कैपिटा रियल जीडीपी. अब हम क्यों यूज कर रहे हैं पर कैपिटा रियल जीडीपी को. अच्छा, एक और क्वेश्चन, हम रियल जीडीपी क्यों यूज कर रहे हैं, नॉमिनल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं. तो इसका जो आंसर है वो ये कहलाता है कि हम रियल जीडीपी इसलिए यूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज रियल जीडीपी के अंदर इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओनली वन क्वांटिटी. कैसे, यहां का प्राइस, यहां क्वांटिटी, रियल के अंदर. यस, अगर मैं रियल की बात करूं तो रियल में हम प्राइस लेते हैं बेस ईयर का और क्वांटिटी लेते हैं करंट ईयर की, राइट. जबकि अगर मैं नॉमिनल की बात करूं तो उसमें प्राइस भी बेस ईयर का है और क्वांटिटी भी क्या है, सॉरी, प्राइस भी करंट ईयर का है, क्वांटिटी भी क्या है, करंट ईयर की. मतलब रियल की अगर मैं बात करूं तो उसमें प्राइस तो ये फिक्स्ड है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रही है. जबकि नॉमिनल के अंदर प्राइस भी चेंज है और क्वांटिटी भी चेंज है, दोनों चीजें चेंज हो रही हैं. नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टू वेरिएबल्स, प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी, क्योंकि हम दोनों ही कौन से ले रहे हैं, नए वाले. जबकि रियल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओनली वन क्वांटिटी, वन वेरिएबल, दैट इज द क्वांटिटी. क्योंकि प्राइस तो हम पुराना ही ले रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रही है. तो इसमें दो चीजों में चेंज आता है नॉमिनल में, जिसमें सिर्फ, जबकि रियल में सिर्फ एक ही चीज में चेंज आ रहा है. दैट इज वाई रियल जीडीपी इज कंसिडरेबली मच बेटर देन द नॉमिनल जीडीपी, राइट. सो हम नॉमिनल जीडीपी की जगह कौन सा कंसिडर करते हैं जीडीपी बेटर, रियल जीडीपी को कंसिडर करते हैं हम लोग. देन तो पर कैपिटा रियल जीडीपी इज बेसिकली वी कैन से अ मेजर टू कैलकुलेट वेलफेयर, कि वेलफेयर को किस तरीके से मेजर किया जाता है. तो हम उसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पर कैपिटा रियल जीडीपी. मतलब पर कैपिटा इनकम, बेसिकली जितना ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगी, उतना अच्छा वेलफेयर होगा. जितनी कम पर कैपिटा इनकम होगी उतना ही कम वेलफेयर होगा. बट देयर इज नो डायरेक्ट लिंक एक्चुअली. मतलब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या पर कैपिटा जो रियल जीडीपी है, क्या वो एक अच्छा इंडिकेटर है वेलफेयर का या नहीं है. मतलब क्या हम पर कैपिटल जो रियल जीडीपी है उसको एक परफेक्ट इंडिकेटर वेलफेयर का मान सकते हैं, कि क्या ये एक्चुअल में ये चीज ट्रू है कि अगर पर कैपिटल रियल जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर बढ़ेगा, या पर कैपिटल रियल जीडीपी कम होगा तो वेलफेयर कम होगा. क्या ये चीज ट्रू है, क्या ये एक्चुअल में परफेक्ट रिलेशनशिप है वहां पर. हम ये चीज आगे पढ़ने वाले हैं. तो जो पॉइंट्स आगे हम पढ़ेंगे वो ये बताएंगे कि क्या पर कैपिटल रियल जीडीपी एक ट्रू इंडिकेटर या परफेक्ट इंडिकेटर है वेलफेयर का या नहीं है. एग्जैक्टली. सो बेसिकली अब जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट आर द लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटल रियल जीडीपी एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर. मतलब अभी मैंने बात की थी कि क्या रियल जीडीपी अच्छा इंडिकेटर है वेलफेयर का कि नहीं है. तो रियल जीडीपी इंडिकेट्स वेलफेयर डेफिनेटली, क्योंकि रियल जीडीपी बढ़ेगा कंट्री का तो वेलफेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि अमेनिटीज अच्छी आएंगी, अच्छी इनकम होगी कंट्री की, तो वेलफेयर तो बढ़ेगा. बट कि क्या वो परफेक्ट इंडिकेटर, एक गुड इंडिकेटर है कि नहीं है, वो बात करते हैं. तो वो गुड इंडिकेटर एक्चुअल में नहीं है. मतलब गुड मतलब एक परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है, राइट. इट इज अ पार्शियल इंडिकेटर. व्हाई इट इज अ पार्शियल इंडिकेटर, क्या लिमिटेशंस हैं, ऐसी क्या कमियां हैं रियल जीडीपी के अंदर कि जो उसको एक परफेक्ट इंडिकेटर नहीं बनाती हैं. क्या चीजें हैं, कंसिडर करते हैं, देखते हैं. पहली चीज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, व्हाट आर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. नॉन मॉनेटरी मतलब ऐसी वैल्यू जिनकी कोई मनी, ऐसी चीजें जिनकी कोई मनी वैल्यू नहीं होती है, राइट. अब एग्जांपल बताता हूं इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छा वाला, जैसे कि सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ. अगर मैं बात करता हूं सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, तो हाउसवाइफ की जो सर्विसेज है क्या वो वेलफेयर को अफेक्ट करती है, हाँ या ना. डेफिनेटली हाँ. बट हम उन सर्विसेज की एक्चुअल मनी वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते हैं, हम उसको नहीं निकाल सकते.
क्यों? क्योंकि वो जो वर्क कर रही हैं उसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसकी मनी वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता, सर्विस की मनी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है इन द केस ऑफ हाउसवाइफ वगैरह या फिर फैमिली मेंबर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि द अमाउंट ऑफ सर्विस दे आर गिविंग इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड। हम घर पे कितना काम करते हैं क्या वो फिक्स होता है? राइट? क्या वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे हमारे लिए, बिकॉज क्योंकि उसकी कोई मनी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। राइट? अगर मैं बात करूं सर्विस हाउसवाइफ की, अगर हाउसवाइफ घर पे काम ना करें तो क्या होगा? घर पे काम नहीं करेंगे भाई, कपड़े नहीं धुलेंगे हमारे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दिस, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज कि घर वाले मतलब घर पे अगर मम्मी वगैरह है या फिर वाइफ वगैरह है, दे आर मेड्स और समथिंग लाइक दैट, घर का काम सब करते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ की जगह यू कैन कंसिडर सर्विसेज ऑफ फैमिली मेंबर्स। अगर हम लोग घर पे फैमिली मेंबर्स जो है सर्विसेज घर पे ना करें तो क्या होगा? घर पे कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, घर पे कोई बर्तन नहीं धो रहा है, घर पे कोई कपड़े नहीं धो रहा है, घर का बुरा हाल हो रखा है, तो क्या वो गुड वेलफेयर है? फिर बैड, डेफिनेटली बैड वेलफेयर इफेक्ट होता है सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ से। राइट? तो हाउसवाइफ की सर्विसेज जो है उससे वेलफेयर इफेक्ट होता है, बट क्या वो जीडीपी का पार्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है। तो जीडीपी के अंदर ऐसी चीजें तो आ ही नहीं रही जो वेलफेयर को अफेक्ट कर रही है पॉजिटिव वे में। राइट? तो क्या जीडीपी एक परफेक्ट इंडिकेटर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो पहला जो लिमिटेशन है वो है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, बिकॉज ऐसी चीज जीडीपी के अंदर आ रही है जिसकी एक्चुअल में कोई मनी ऐसी चीज जीडीपी के अंदर नहीं आ पा रही है जिसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है। राइट? बट वो वेलफेयर को तब भी इफेक्ट कर रही है। अगला पॉइंट, आइटम्स अफेक्टिंग नेगेटिवली बट इंक्लूडेड। मतलब आइटम्स जो कि नेगेटिव वे में अफेक्ट करती हैं वेलफेयर को, बट तब भी जीडीपी में आ रही हैं, तो क्या आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल देके बताते हैं। एग्जाम्पल कैन बी लिकर, सिगरेट्स। मतलब मैं बात करता हूं मिल्क की। अगर हम मिल्क की बात करें, सब दूध पीते हैं, तो दूध से हमें मिलती है इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, जब पीते हैं तो भैया अच्छा लगता है, और अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन भी है। अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है? अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मतलब लॉन्ग टाइम के बाद भी अगर मैं बात की बात करूं तो मिल्क हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, इट इज गुड फॉर द हेल्थ। राइट? तो बट अगर बात करूं लिकर की, ऑन दी अदर हैंड लिकर की अगर मैं बात करता हूं, लिकर कंजम्पशन डेफिनेटली इमीडिएट सेटिस्फैक्शन तो मिलती है, अगर हम इमीडिएटली कंज्यूम करते हैं तो सेटिस्फैक्शन मिलती है। राइट? बट अगर मैं बात करूं लिकर की, तो लिकर गिव्स यू इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, एवरीवन नोज इमीडिएट सेटिस्फैक्शन तो भैया मिलती ही मिलती है। राइट? भैया जब पीते हो तब तो मजा आता ही आता है, बट क्या अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलती है? नहीं। क्या होता है? लिवर खराब। राइट? डेफिनेटली क्या उससे अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिल रही है? क्या वो वेलफेयर को पॉजिटिव वे में इफेक्ट कर रही है? नहीं कर रही, वो वेलफेयर को नेगेटिव वे में इफेक्ट कर रही है। बट दस बिकॉज प्रोडक्शन हो रही है, उस चीज की प्रोडक्शन हो रही है, तो इसलिए वेलफेयर में आ रही है। राइट? तो ऐसी चीजें जो वेलफेयर को नेगेटिव वे में इफेक्ट कर रही हैं वो भी इंक्लूड हो रखी हैं जीडीपी के अंदर। दैट मीन्स जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर अगेन ऑफ वेलफेयर। राइट? मूविंग फर्दर, एक्सटर्नलिटीज। व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज? एक्सटर्नलिटीज दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। क्या होती है पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वो होती हैं, मतलब एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या? बेसिकली एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है ऐसे इफेक्ट्स जो किसी एक्टिविटी से आ रहे हैं जिनकी एक्चुअल में कोई मनी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब ये आफ्टर इफेक्ट्स है, बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ जीडीपी कहेंगे हम यहाँ पे इनको। ऐसी पॉजिटिव चीजें या फिर नेगेटिव चीजें जिनकी मनी वैल्यू नहीं होती, तो ना तो उनके लिए कोई बेनिफिट्स के लिए पैसा मिलता है और ना ही किसी हार्म डन के लिए हमें पेनल्टी भरनी पड़ती है, वहां पे कोई पेनल्टी जाती है। तो बेसिकली दे आर नोन एज एक्सटर्नलिटीज। नाउ एग्जांपल देके साथ बताता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव की बात करते हैं पहले। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के एग्जांपल कह सकते हैं
मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल हो सकता है पार्क या फिर फ्लाईओवर। एक पार्क बना किसी सोसाइटी में, पार्क कैपिटल फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, जीडीपी में आएगा डेफिनेटली, राइट। गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो जीडीपी के अंदर तो आएगा, तो पार्क की वैल्यू तो इंक्लूड हो गई। बट पार्क से जो आपको बेनिफिट मिला, हेल्थ बेनिफिट्स, राइट, और आपको अच्छा लगने लगा, डेफिनेटली सीनिक ब्यूटी मिलती है, थोड़ी सी घूमने फिरने में मजा आता है, पार्क के अंदर मजा आता है, खेलते कूदते हैं सारे, राइट। तो क्या उसकी कोई मनी वैल्यू है? नहीं है। जीडीपी की एक्टिविटी जो हुई, पार्क बना, बट उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है कि लोगों की हेल्थ अच्छी हो गई, लोग घूम फिर रहे हैं, जा रहे हैं पार्क में, खेल रहे हैं, उसकी कोई मनी वैल्यू है? नहीं है। तो वो क्या है? एक्सटर्नलिटी है, वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर बनने पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फ्लाईओवर की वैल्यू कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट है, राइट, वो इंक्लूड हो गई जीडीपी के अंदर। बट फ्लाईओवर से जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्या उसकी कोई मनी वैल्यू है? नहीं है। अगेन दैट इज वाई ये जो एक्सटर्नलिटीज होती है, इनकी मनी वैल्यू नहीं होती है, राइट, बट ये वेलफेयर को अफेक्ट कहीं ना कहीं कर रही होती है। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करूं तो इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री खुलती है, एक इंडस्ट्री खुलने पर वहां पर एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। कोई भी एक इंडस्ट्री, फैक्ट्री खुल रही है, इंडस्ट्री की जगह हम फैक्ट्री वर्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बेटर वर्ड लगेगा हमें, विल यूज द वर्ड फैक्ट्री। एक फैक्ट्री खुली है अगर, तो फैक्ट्री के अंदर एयर पोल्यूशन भी होगा और वाटर पोल्यूशन भी होगा, जो सीवेज वगैरह का जो जितना भी वेस्ट निकल रहा है वो नदियों में जा रहा है, राइट, तो वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। इंडस्ट्री खुलना जीडीपी एक्टिविटी है, पॉजिटिव एक्टिविटी है, जो कि जीडीपी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है, जीडीपी बढ़ रहा है। बट फैक्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है उससे वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन हो रहा है, क्या उसकी कोई मनी वैल्यू है? नहीं है। वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, वो लोगों के वेलफेयर को नेगेटिव अफेक्ट कर रही है। अगर आप अभी देखें तो जो हमारा ये लॉकडाउन की वजह से, क्वारंटीन जब हम हो रखे हैं, लॉकडाउन तब हो रखा है, तो लॉकडाउन की वजह से कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं चल रहा, तो हमारी जो रिवर्स है वो इतनी ज्यादा साफ हो चुकी हैं ऑटोमेटिकली। जिन रिवर्स को साफ करने का काम कितने सालों से चलता आ रहा था, वो आज अपने आप साफ हो गई है, राइट। नेचर ने अपने आप हील करा अपने आप को। तो बेसिकली ये जो फैक्ट्री वगैरह है, ये फैक्ट्री वगैरह जो है अगर खुलती है तो ये नेगेटिवली इफेक्ट करती है वेलफेयर को, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज, यू कैन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि इफेक्ट करती है वेलफेयर को इन पॉजिटिव और नेगेटिव है, बट जस्ट बिकॉज उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए उनको हम वेलफेयर के उसमें जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, राइट। इनको इंक्लूड कर रहे हैं, इनके आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, कि इनके आफ्टर इफेक्ट्स को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? अभी 2 पॉइंट्स और है, वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। मतलब जीडीपी के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जो एक्चुअल में हमारे वेलफेयर को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती हैं। एग्जाम्पल कैन बी डिफेंस। अब डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस एक्चुअल में हमारे वेलफेयर को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। इकोनॉमिक वेलफेयर को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता, राइट। डिफेंस अगर मैं बात करूं डिफेंस की ओडिशा से, राइट, या फिर साउथ की स्टेट से बात करूं, तो क्या डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर आता है डिफेंस का? नहीं आता है, राइट। सो दैट इज वाई जीडीपी के अंदर ऐसी चीजें भी इंक्लूड होती हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट वेलफेयर के ऊपर, ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर नहीं पड़ता है, राइट। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए जीडीपी के अंदर इंक्लूड। देन अगला पॉइंट क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी को जो कंप्राइज करते हैं वो मेनली बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जहां मेन ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, राइट। तो जो उसके बेनिफिट्स होते हैं वो भी मेनली रिचर पॉपुलेशन को ज्यादा मिलते हैं, राइट। अगर जीडीपी बढ़ता है तो जीडीपी के बढ़ने से, पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से, पर कैपिटा जीडीपी के बढ़ने पर रिच को तो फायदा होता है, राइट। उनको इनकम ज्यादा मिल रही है, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा इनकम। बट अगर हम पुअर को कंसिडर करें, जब जीडीपी बढ़ता है तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ते हैं, प्राइस लेवल्स बढ़ते जाते हैं, राइट। जिस वजह से पुअर जो है उनको और ज्यादा परेशानी होती है, पुअर गेट पुअरर। तो यहीं से ही हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू दिस ओनली द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर। ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक्चुअल में
डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है जीडीपी की हमारी कंट्री के अंदर, राइट। बिकॉज जीडीपी का जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर मेनली जो कंप्राइज कर रहे हैं वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कर रहे हैं। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल है उनको कॉम्पोजिशन बहुत कम है। और अगर मैं पुअर की बात करूं तो डेफिनेटली वो तो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करें जीडीपी के अंदर, तो उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी उसके कंपैरिजन में बहुत कम मिल पाते हैं, राइट। So that is why they get more poor and poor and poor, and rich get more richer and richer and richer, just because they are earning more money. So that is why they are getting much richer day by day. Last, rate of population growth. इस पॉइंट को आप लोग अपने पास ऐसे पोटली में डाल के रख लो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पढ़ते टाइम ना ये पॉइंट आपका ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आने ही वाला है। क्योंकि इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव अ मैसिव पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.3 बिलियन, दैट इज 130 करोड़, इन अ कंट्री लाइक इंडिया population is generally a root cause of every problem. It is a cause to every problem, whether say be poverty, whether say unemployment or inflation or underdeveloped infrastructure. Population is a problem, you can say. So the rate of population growth in India is very much, is very you can say high. मतलब the population grows at a very fast rate, right? That is why होता ये है जब population इतने ज्यादा रेट से ग्रो करती है, सो डिनोमिनेटर के बड़े होने की वजह से जो पर कैपिटा इनकम है उसका शेयर और ज्यादा कम हो जाता है, राइट। एक एप्पल को 4 लोगों में बांटना और उसी एक एप्पल को 10 लोगों में बांटना, क्या फर्क है? डेफिनेटली फर्क है। हर एक के पास और छोटा शेयर आएगा। तो जब हमारी कंट्री के अंदर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डेफिनेटली ज्यादा है रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ से। दैट इज वाई होता ये है कि जो पर कैपिटा इनकम्स है वो और क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती है। पर कैपिटल जीडीपी और डिक्रीज हो जाता है और हर एक के पास जीडीपी का और कम शेयर आता है, जिस वजह से प्रॉपर वेलफेयर अवेलेबल नहीं हो पाता। गवर्नमेंट इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए खर्चा नहीं कर पाती है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल कर पाती है, जिस वजह से लोगों का वेलफेयर इतना इजीली बढ़ता नहीं है। जबकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वेलफेयर और खराब हो जाता है। इट इज ऑफन सेड दैट population of a country is an asset to the economy, it is an asset to the country, but overpopulation becomes a liability. जितनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन होगी वो लाइबिलिटी बन जाएगी, वो गवर्नमेंट के लिए, कंट्री के लिए बोझ बन जाती है, राइट। एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया जिसमें हमारे पास एरिया भी बहुत कम है, डेंसिटी पॉपुलेशन की इतनी ज्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना हर किसी के लिए बिकम्स क्वाइट टफ। सो this point, these are the some points which tell us that the real GDP, the real per capita GDP is not a perfect indicator of GDP, of welfare, right? It is a partial indicator. If you ask about a perfect indicator, there is no such perfect indicator of GDP, of welfare. We always use per capita as the best indicator, right? It is the best one, but it is then again not the perfect one because it is a partial indicator, because इसमें कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जिस वजह से हम इसको perfect indicator welfare का नहीं मान सकते हैं. So it is said that real GDP, per capita real GDP is a partial indicator of the welfare of a country, and the reasons are these. आपने 6 रीजंस पढ़े हैं. जनरली ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है. तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है. बहुत बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है, राइट. ये अकेला टॉपिक है जो पूरा प्रॉपर थ्योरी है जिसको समझना पड़ता है. तो प्लीज इसको ढंग से समझिएगा, राइट. वीडियो ना समझ आए तो प्लीज दोबारा देखो वीडियो को एक बारी, और तब भी अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज यू कैन आस्क. दिस इज पॉसिबली द लास्ट वीडियो, नॉट द लास्ट वीडियो. एक और वीडियो हमारी अभी आएगी नेशनल इनकम की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट थिंग्स आर टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट थिंग्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी. क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें इंक्लूड करनी पड़ती है और कुछ नहीं करनी होती हैं, राइट. जीडीपी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं आपके पास जीडीपी के, राइट. 3 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब उसमें एक क्वेश्चन होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. तो 6 नंबर का क्वेश्चन जनरली आता है, तो उसके अंदर आपको पूछा जाता है कि क्या ये चीज जीडीपी में इंक्लूड होगी या नहीं होगी. इंक्लूड होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी. तो होगी या नहीं होगी, मतलब यस और नो लिखने का एक नंबर, रीजन लिखने का 1 नंबर. तो 3 पार्ट्स होते हैं टोटल, तो 2-2 नंबर का एक पार्ट. 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है इजीली. तो
जो ऐसी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, जो कि पॉसिबली इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, इस यूनिट की लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग के साथ। जो अगला यूनिट होगा हमारा मनी एंड बैंकिंग, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। वो यूनिट भी बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, पढ़ के बहुत मजा आएगा उसको भी। तो पढ़ने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट व्हाट थिंग्स आर टू बी इंक्लूडेड एंड नॉट टू बी इंक्लूडेड। उसका एक असाइनमेंट, उसका एक पीडीएफ फॉर्म जो है मैं उसी के साथ इंक्लूड करूंगा, जिसमें आपके पास सारे लिखा होगा कि क्या चीजें आनी है और क्या चीजें नहीं आनी है। राइट, वी विल डिस्कस अपॉन इट लेटर ऑन। तो अभी व्हाट यू हैव टू डू, इसके साथ ही इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यू विल फाइंड एन असाइनमेंट जिसके अंदर थ्योरी क्वेश्चंस है। तो थ्योरी क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, थ्योरी क्वेश्चंस आपको देखने हैं, आपको करने हैं सॉल्व, और उसमें कोई भी डाउट आता है यू हैव टू आस्क मी आउट। राइट, सो नाउ कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ भी डाउट है यू कैन गाइस कैन आस्क। बाकी लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को, कमेंट करो वीडियो पे, और सब्सक्राइब करो चैनल को चाय नॉमिक्स, एंड विल कीप स्टार्टिंग ओवर अ कप ऑफ चाय।